फाइन स्टूडेंट, देखो आज क्लास में हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे, 29, 30, 31, 32। देखो 29 क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी। याद करो, आयूब खान, 1960 का बात है ये। यहाँ पे काउंटर पार्ट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों के बीच में साइन हुआ था कि इंडस का वाटर कैसे यूज होगा। बच्चा लोग जानता है ना, इंग्लिश का स्टूडेंट लोग, इंडस वाटर जानता है कि नहीं जानता? इंडस में तुम्हारा 6 ट्रिब्यूटरी है, अलॉन्ग विथ योर इंडस, है ना, जो पंजाब बना है 5 रिवर से बना है पंजाब। कई बार तो इंग्लिश स्टूडेंट भी पढ़ा है इस चीज़ को। तो आखिर जो 6 सिस्टम है, इंडस का सिस्टम है, इंडस में 6 रिवर है ना, अलॉन्ग विथ योर इंडस, इसका कैसे तुम्हारा होगा? यानी कि इंडिया की तरफ कितना जाएगा और पाकिस्तान की तरफ कितना जाएगा, इंडिया कितना यूज कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसी के लिए तुम्हारा इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था 1960 में। इसका मतलब ये नहीं कि 1960 में ही साइन हुआ था, उससे पहले भी प्रयास किए गए थे। मगर अभी जो पाकिस्तान जो कीड़ा कर रहा है उस चीज़ को लेकर एडिटोरियल्स आया है, और इंडिया किस चीज़ को लेकर खुश नहीं है, और इंडिया करना क्या चाहता है इसके ऊपर, तो उस चीज़ के बारे में चर्चा होगा 29 में। 30 देखो, हिडनबर्ग रिपोर्ट। देखो ये कितना आया, हिडनबर्ग जानते हो ना, एंडरसन चल रहा है ना ज़्यादातर। अरे सुन रहे हो, न्यूज़ सब जान रहे हो ना, अडानी का जो शेयर गिरा है नीचे, एक ही बार में कहाँ अडानी था, कहाँ नीचे गिरा। तो आखिर ये हिडनबर्ग रिपोर्ट है क्या यार, जिसके वजह से इतना दिक्कत हुआ। और हमारे जो रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे हमारे रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या है, जो भी हमारा स्पेशल एजेंसी है जो कि इससे फ्रॉड को डील करता है, वो कर क्या रहा है? उसको काम करना चाहिए था इस चीज़ पे। वहाँ भी सब मौन धारण करके बैठा हुआ है, देखता नहीं पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, इधर मोदी, उधर अडानी चल रहा है। तो आखिर क्या रीज़न है कि अडानी का शेयर इतना गिरा है, और क्या कितना एथिकल है ये हिडनबर्ग रिपोर्ट? इसमें क्या दिक्कत हुआ है? बहुत ही टेक्निकल है ये, भले ही 4-5 पेज का, बहुत टेक्निकल है, समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। उसका देखो 31 देखो, आरपीओ सैटेलाइट, यूएपीएस, यूवीएस, ड्रोन्स, ये रियलिटी है। कहने का मतलब क्या है कि ये जितने भी, इसका फुल फॉर्म बताऊंगा थोड़ी देर में, ये जितने भी है सब रियलिटी है। अब चाइना कर क्या रहा है? देखो चाइना अपने एक बलून उड़ा दिया तुम्हारे यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स को खुजली हुआ, गिरा दिया, मार के गिरा दिया उसको। और उसके बाद इधर बोल रहा है कि चाइना बोला कि ठीक है हम भी करेंगे, तुम्हारा आने दो बैलून। तो इस तरह का जो गिदर भभकी वाला जो चीज़ है ना, ये पैलेटेबल नहीं है। देखो यूनाइटेड स्टेट्स के पास ना इतना अच्छा है सिचुएशन अवेयरनेस कि वो कुछ भी देखा वो गिरा दिया। इंडिया कुछ कर सकता है? इंडिया देखो पोर्ट ब्लेयर में आया था कुछ दिन पहले, कुछ नहीं किया, बस हम देखते रह गए। तो जरूरी है कि हर कंट्री ही अपना ना जो एयर स्पेस है उस पर काम करे ठीक से। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में क्या चीज़ हमें समझना चाहिए, तो हम लोग समझ जाएंगे एडिटोरियल्स में। 32 देखो, टर्की में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया है ना, कितने लोग मर गए टर्की में। आखिर क्या रीजन है कि टर्की में बार बार अर्थक्वेक आता है? क्या रीजन है, वाई? क्या टर्की में इससे पहले भी आया था? देखो तुम न्यूज़ में देखोगे तो कुछ और दिखेगा। न्यूज़ कभी भी ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं देता है स्टूडेंट, बात समझे। मुझे लगता है कि न्यूज़ से कई गुना ज़्यादा बेटर एडिटोरियल्स होता है कि जो आपको अंदर का बताएगा, आखिर कैसे वो एपिक सेंटर बना, क्या उसका हिस्ट्री है, किस तरह टेक्टोनिक प्लेट्स रिलेटेड, यानी पूरा ज्योग्राफी वाला एंगल जोड़ के बताया है। हमारा काम ये नहीं कि बताने कि 5000 लोग मरा है, हमारा काम ये कि आखिर क्यों आया अर्थक्वेक वहाँ पे। यहीं पे यूपीएससी और पीसीएस अलग हो जाता है। एक छोटा सा वीडियो भेजे थे तुम लोग को यूपीएससी ग्रुप में, क्या बोले थे, और जो सैफुद्दीन जो थे वो आईपीएस बने थे, वो क्या बोले, है ना, हाँ हसन साहब जो थे, बहुत कम उम्र का लड़का है वो, हाँ बहुत कम उम्र का लड़का आईपीएस बना है वो, बहुत तगड़ा आदमी है वो। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि आप पीसीएस में देखोगे तो आपको पूछेगा कि पानीपत में क्या लड़ाई हुआ, पानीपत में कौन सा डेट में हुआ, 1526 में हुआ, ये सब पूछेगा। मगर यूपीएससी में ये नहीं पूछेगा। यूपीएससी में पूछेगा आखिर पानीपत में ही लड़ाई क्यों हुआ है, क्या रीजन है पानीपत में लड़ाई होने का। तो यहाँ पे यूपीएससी और बाकी पीसीएस में अंतर आता है, एंड ही इज़ वेरी करेक्ट। सिमिलरली मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि जब तुम न्यूज़ देखोगे तो तुमको लगेगा कि 5000 हुआ, आदमी इंडियन लोग गया वहाँ पे हेल्प करने के लिए, एंड सो ऑन, एम्बेसी ने ये खबर दिया कि हमारा दोस्त है, ये वो फलना ढिकना सब बता चुके पहले। मगर आखिर क्या रीज़न है? क्योंकि इससे पहले भी बहुत बड़ा भूकंप आया था, वहाँ पे फॉल्ट लाइन है, जानते हो टेक्टोनिक प्लेट, जैसे कि हम देखते हैं हमारा जो हिमालयस है सिस्मिक जोन 5 में आता है, तो वो तो पूरा पूर्ण हो जाएगा अर्थक्वेक को लेके। सिमिलरली यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, समझे, इस चीज़ के बारे में समझेंगे आगे। देखो 29 देखो, तो 29 का यूपीएससी सिलेबस क्या होगा, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। और कब आया था? 31 जनवरी को आया था ये हिंदू पेपर में। देखो तो पहले फिगर देख लो, नीचे देखो स्टूडेंट, ये वाला फिगर देख लो, हाँ दिख रहा है तुम लोग को ये वाला फिगर। हाँ अब कैसे याद करोगे? देखो मैं एकदम बहुत सरल तरीका तुम लोग को बताता हूँ, कल मैं डिस्कवर कर रहा था इस चीज़ को बैठ के। याद करो
कि 6 रिवर है हमारे पास, इंडस से रिलेटेड 6 रिवर है, उसको नॉर्थ से साउथ याद करो। देखो स्टूडेंट, नॉर्थ से साउथ स्टार्ट करो। कैसे नॉर्थ टू साउथ कैसे कर सकते हो? इंडस, झेलम और चेनाब। नॉर्थ पहले कौन सा है? इंडस है, बीच में कोई टोकना मत हमको। इंडस है, उसका फिर झेलम है, उसका फिर चेनाब है, उसके बाद रवि आएगा, ब्यास आएगा और सतलज आएगा। बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा तुम लोग को। इंडस, झेलम, चेनाब, उसके बाद रवि, ब्यास और सतलज। नॉर्थ से साउथ गए हम लोग, 6 रिवर क्रॉस हो गए ना। ऐसे भी हमें टुकड़ी में याद है 3 + 3 याद ही रहता है हमेशा, तो समझ गए ना, ये 3 रिवर, 3 + 3 रिवर, इसका नॉर्थ से साउथ ओरिएंटेशन समझ गए। पहला क्या है? इंडस है, झेलम है, चेनाब है, फिर रवि है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है। अब ऐसे याद करो कि जो पहला रिवर है इंडस और जो सबसे लास्ट रिवर है सतलज, ये दोनों ही स्टार्ट होता है तिब्बत से। वेरी नाइस, मानसरोवर से स्टार्ट होता है, याद हो जाएगा आराम से। यानी कि इंडस और सतलज स्टार्ट कहाँ से होता है? मानसरोवर से, तिब्बत से। दूसरा याद करो कि जो झेलम है, झेलम तुम्हारा, झेलम बस कश्मीर से स्टार्ट होगा, श्रीनगर से, क्योंकि श्रीनगर पूरा झेलम पर बसा हुआ है। और झेलम का ही तुम्हारा ट्रिब्यूटरी किशनगंगा है। बात समझे? वही पीर पंजल रेंज को काटते हुए जाता है आगे। याद आ गया सभी चीज? तो सेकंड क्या है तुम्हारा? जम्मू एंड कश्मीर है। चेनाब हो गया, रावी हो गया और ब्यास हो गया, ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट में। इंडस, झेलम और चेनाब, नॉर्थ टू साउथ 3 रिवर। फिर नीचे जाओ, रावी, ब्यास और सतलज। जो पहला है इंडस और जो सबसे लास्ट है सतलज, ये दोनों कहाँ से निकलता है? मानसरोवर से निकलता है, यानी कि तिब्बत से निकलता है। झेलम कश्मीर से निकलता है, जिसमें श्रीनगर बसा हुआ है। किशनगंगा उसका एक ट्रिब्यूटरी है, किशनगंगा प्रोजेक्ट भी है तुम्हारा वहाँ पे। बात समझे? ये हो गया। और ये पूरी तरीके पीर पंजल रेंज को क्रॉस करते हुए जाता है। झेलम, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, ये तीनों कहाँ से निकलता है? हिमाचल प्रदेश से निकलता है। अब विद दिस इंफॉर्मेशन कोशिश करो समझने का कि आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है। बात समझ गए ना? चलो, इंडिया वांट्स टू मॉडिफाई द 62 ईयर्स ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी। अब देखो, ये तो बनाया गया था 1960 में, मगर इसमें है क्या कि पाकिस्तान लोग हमेशा बात करता है कि नो, इंडिया जो यूज़ कर रहा है गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। इसमें था क्या कि 6 रिवर में 3 रिवर पूरी तरीके से एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के लिए है। जो इंडस के साथ है ना, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इंडस, झेलम और चेनाब, वो पूरी तरीके से क्या है? पाकिस्तान के यूज़ के लिए है। और हमारा भी जो 3 है अपना, वो हमारे लिए यूज़ है। बट ये 3 जो पाकिस्तान को जो दिया गया है स्टूडेंट, वो तीनों में इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है। यानी कि पानी ज़्यादा बिना डाइवर्ट किए हुए हम यूज़ कर सकते हैं। ताकि पानी यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, फिर पानी छोड़ देंगे, फिर पाकिस्तान में चला जाएगा। क्योंकि ऐसे भी ड्रेनेज बेसिन जो कैचमेंट एरिया है वो ज़्यादा पाकिस्तान में है इंडस का। बात समझ में आ गया ना? बट क्या कर रहा है कि पाकिस्तान लोग हमेशा ऑब्जेक्शन रखता है इंडिया को लेके कि इंडिया जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है उससे बहुत पानी वो इंपाउंड कर रहा है, पानी डाइवर्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को लेके वो अड़चन में जाता कीड़ा करता है। अब इंडस वाटर ट्रीटी में क्या बात था कि जब तक दोनों पार्टी साथ में नहीं आए तब तक कोई विचारधारा वो आगे बात नहीं बढ़ सकता। और इंडस वाटर जो कमीशन बना था वो साल में 2 बार मिलना है, यानी कि 6 महीने में 1 बार तो मिलना ही मिलना है। बात समझ गए ना? अब बट उसमें पैरेलल मैकेनिज्म का बात नहीं था। पैरेलल मैकेनिज्म का मतलब है कि पहले आप वर्ल्ड बैंक जाइए, पहले तो अपने आप में सुलझाइए। आपका यदि नहीं सुलझा तो फिर वर्ल्ड बैंक के पास जाइए, वर्ल्ड बैंक के पास भी नहीं सुलझा तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग में नीदरलैंड में है। तो इस तरह पहले आपको वर्ल्ड बैंक में जाना होगा, पहले तो खुद सुलझाना होगा, नहीं हुआ तो फिर वर्ल्ड बैंक में जाइए, वर्ल्ड बैंक में भी नहीं हुआ तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाइए। अब पाकिस्तान क्या किया? पैरेलल चला गया, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में भी चला गया, एट द सेम टाइम ऊपर भी चला गया। तो इस चीज़ को लेकर इंडिया को पसंद नहीं आया चीज़। ऐसे कैसे हो सकता है? मान लो कि वर्ल्ड बैंक में चला गया, वर्ल्ड बैंक में कुछ और फैसला आ गया और ऊपर और फैसला आ गया, तो दोनों कंट्री के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। क्योंकि जानते हो कि इंटरनेशनल जो इशू है उस चीज़ को लेकर बहुत बवाल करता है, और कश्मीर को लेकर तो बहुत बवाल करता ही करता है ऊपर में। तो ये इसलिए इंडिया खुश नहीं है। और इंडिया बोल रहा है कि जब उसमें बात था, बायलैटरल का बात था कि दोनों का रजामंदी होना चाहिए, तो अकेला कैसे पाकिस्तान उस चीज़ को ऊपर ले जा सकता है? बात समझे? और पैरेलल मैकेनिज्म में कैसे ले जा सकता है? इस चीज़ को लेकर कंटेंशन है। और इसलिए इंडिया क्या बोल रहा है यहाँ पे, हम चाहते हैं थोड़ा मॉडिफिकेशन होना, और इंडिया ने नोटिस जारी किया है। तो देखो यहाँ पे
इंडिया बोला कि ये मॉडिफाई करना चाहेगा 62 ईयर्स ओल्ड वाला जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो पाकिस्तान के साथ साइन हुआ था उसमें मॉडिफिकेशन चाहता है। इंडिया बोला है कि ये पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है यानी कि किशन गंगा को लेके या रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेके जो कि दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर में है। अब देखो ये कहाँ पे, किशन गंगा मैं बता चुका हूँ ना, झेलम के ऊपर है। अब देखो अंतर क्या है, देखो किशन गंगा ऑलरेडी हो चुका है, किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी बन चुका है, पीर पंजल रेंज में है। बट ये जो रेटले प्रोजेक्ट है ये तुम्हारा नीचे चेनाब के ऊपर है, तो चेनाब के ऊपर जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ है। बट बार बार वो पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि आपने उल्लंघन किया है किशन गंगा प्रोजेक्ट बनाने में, आपने उल्लंघन इस बार भी आप रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भी आप कर रहे हो। तो इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान खुश नहीं है, वो बार बार पैरेलल मैकेनिज्म के पास जा रहा है, जबकि पैरेलल मैकेनिज्म का कोई बात ही नहीं था। पहले आपको कोर्ट ऑफ अपील के रूप में जाना चाहिए था, पहले तो आप खुद सुलझाओ, नहीं सुलझा तो वर्ल्ड बैंक के पास जाओ। क्यों वर्ल्ड बैंक के पास जाओ? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ब्रोकर्ड था 1960 में, इंडिया पाकिस्तान प्लस वर्ल्ड बैंक भी ब्रोकर्ड था। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे देखो, तो इसलिए इंडिया को प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेके कि किशन गंगा और रेटले हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर दोनों जो जम्मू एंड कश्मीर में है, इस चीज़ को तुम फालतू का ले जा रहे हो। इंडिया ने देखो, इंडिया ऑल्सो प्रोटेस्टेड, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया कि कैसे तुम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जा सकता है तुम इस बात को, पहले वर्ल्ड बैंक में सुलझाओ तब ले जाओ तुम ऊपर में, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील है ना, उस तरह जाना चाहिए ऊपर। गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बोला है कि मॉडिफिकेशन करो, ये जो तुम्हारा पार्ट 3 ऑफ द IWT है यानी कि इंडस वाटर ट्री का जो पार्ट है इसमें संशोधन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, और 90 दिन के अंदर जवाब मांगा है। समझे? इंडियन गवर्नमेंट ने किया है ये चीज़। तो देखो अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का 330 मेगावाट ऑलरेडी कंप्लीटेड किशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि झेलम के ऊपर है। और अभी जो तुम्हारा अंडर कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने कहा है अंडर कंस्ट्रक्शन तुम्हारा 350 मेगावाट का है तुम्हारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि चेनाब के ऊपर है। सिंस 2006 इंडिया हैज़ बीन आर्गुइंग दैट द प्रोजेक्ट, 2006 से ही इंडिया बोल रहा है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो रेटले का हो चाहे हमारा किशन गंगा का हो, वो बिल्कुल हम प्रोविजन के हिसाब से ही कर रहे हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था उसके हिसाब से ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा वाटर को इंपाउंड कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं वो दायरे के अंदर है। मैं पाकिस्तान हर समय बोलता है कि दायरे के अंदर नहीं है, दायरे ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान ऊपर उछल रहा है। बात समझ में आ गया ना? आगे देखो, तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, आखिर इंडस वाटर ट्रीटी का ओरिजिन क्या है? देखो 6 रिवर है, यू नो डैट, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज, मैं बता चुका हूँ। दोनों कंट्री बहुत डिपेंडेंट है इंडस रिवर बेसिन्स के ऊपर अपने इरिगेशन के लिए और अदर नीड्स के लिए। अदर नीड्स मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सब हो सकता है और भी नीड्स हो सकते हैं। दोनों ने कोशिश तो किया था, इंटर डोमिनियन अकॉर्ड बना था 1948 में जैसे आज़ादी के बाद, बट ये फेल कर गया। उसका फिर 51 में दोनों ही कंट्री गया वर्ल्ड बैंक के पास, बोला कि हमको इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ पैसा चाहिए आपसे, हाँ कुछ पैसा चाहिए। तो यहाँ पे बोला कि ठीक है, बैंक ने बोला ठीक है हम मीडिएट कर देंगे, आपका जो भी कन्फ्लिक्ट हम पूरा कर देंगे। तो फलस्वरूप क्या हुआ कि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और जो प्रेसिडेंट जो थे वहाँ पाकिस्तान के वो अयूब खान थे, क्योंकि मिलिट्री लॉ लग चुका था वहाँ पे, ठीक है, अयूब खान थे। और जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वर्ल्ड बैंक का वो भी सिग्नेटरी थे। तो इसका मतलब क्या होगा, वर्ल्ड बैंक भी ब्रोकर्ड है। यहाँ पे 3 पार्टी हो गया, इंडिया पाकिस्तान प्लस वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक इसके फेवर में सुनाएगा सभी चीज़ कि क्या करना है, डिस्प्यूट हुआ तो फिर वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। मामला तो पहले सुलझ जाना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही, नहीं हुआ तो फिर वर्ल्ड बैंक में भी नहीं हुआ तो फिर PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि तुम्हारे नीदरलैंड में हेग में है। समझ गए ना? अब यहाँ पे देख लो कि कैसे है तुम्हारा। अब देखो झेलम के ऊपर देखो, ये जितना भी ट्रिब्यूटरी देख लो, तारबेला डैम हो गया, मोंगला डैम हो गया, ये पाकिस्तान में है, देख रहे हो ना? झेलम के ऊपर है कि नहीं है? देखो जरा, झेलम के ऊपर है, इंडस के ऊपर है, तारबेला डैम सब, तो वो फिगर दिख रहा है ठीक से, देखो अच्छे से वहाँ पे। उसके बाद देखो चेनाब के ऊपर, देखो चेनाब के ऊपर भी बहुत सारा डैम है। बागलीहार डैम है जो कि इंडिया के अंदर है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तुम्हारा जो कि इंडिया के अंदर है, दोल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो भी इंडिया के अंदर है, ठीक है। उसका देखो महाराणा प्रताप सिंह रिजर्वर देखो, वो तुम्हारा ब्यास रिवर के ऊपर है। पोंग डैम देखो, पोंग डैम भी बिल्कुल वहीं पे है। तो ये हमारा इंडिया के अंदर है ये सब चीज़। तो यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ इंडस बेसिन देखोगे तो कितना है तुम्हारा, 11.65 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा बेसिन है। उसमें 47% पाकिस्तान के अंदर है, 39% इंडिया के अंदर है, 8% चाइना में है और 6% अफगानिस्तान में। इसलिए इंडस बेसिन में 4 कंट्री का बेसिन है। अब देखो इसमें बोला गया कि ना ही इंडिया ना ही पाकिस्तान यूनिलैटरली इस ट्रीटी को ख़त्म कर सकता है। यदि इस ट्रीटी को ख़त्म करना है, इस ट्रीटी को मॉडिफाई करना है, तो दोनों कंट्री को साथ में आना चाहिए। ये 1960 में ट्रीटी लिखा गया था ये चीज़, ठीक है। और देखो आर्टिकल जो 12 दिखाया गया इस ट्रीटी में, ये कहा गया है कि जो भी प्रोविजंस है इस ट्रीटी का, जो भी प्रावधान होगा इस ट्रीटी का, अकेला कोई भी पार्टी इसको हटा नहीं सकता है।
अकेला पार्टी कभी खत्म नहीं कर सकता है, इसके लिए दोनों पार्टी को साथ में आना होगा। दोनों पार्टी का मतलब क्या है, इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को साथ में आना होगा। समझ में आ रहा है ना ये चीज़, ये पूरी तरीके से दिया गया है यहाँ पे। तो व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स, अब क्या है तुम्हारा इंडस वाटर ट्रीटी आखिर जो साइन हुआ था 1960 में, इसमें क्या दिया गया है? इसमें बोला गया कि जो वेस्टर्न थ्री रिवर्स है, यानी कि इंडस, चेनाब और झेलम जो है वो पाकिस्तान के लिए होगा, बढ़िया से पाकिस्तान यूज़ करेगा, कोई दिक्कत, क्योंकि पाकिस्तान भी पूरा डिपेंडेंट है इस इंडस के ऊपर, तो आराम से यूज़ करेगा, अपना कंजम्पशन करे, यानी कि बेरिंग सटन नॉन कंजम्पटिव एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूजेस बाय, यानी कि इंडिया इस चीज़ में यूज़ नहीं कर सकता है। इंडिया केवल तुम्हारा पानी को यूज़ करेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, बाकी चीज़ के लिए इंडिया यूज़ नहीं कर सकता है। बाकी कौन यूज़ करेगा, टोटल पाकिस्तान यूज़ करेगा। बात समझ में आ गया ना, वही बेरिंग सटन नॉन, यानी कि कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज़ भारत नहीं कर सकता, क्योंकि ये तीनों जो रिवर है वो पूरा पाकिस्तान में जाएगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा, इरीगेशन में जो करना है करेगा। जो 3 ईस्टर्न रिवर्स है, रवि, बियास, सतलज, वो हमारे लिए है, हम यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हमको जो भी करना है हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह 3 रिवर उधर चला गया, 3 रिवर इधर चला गया। बात समझ गए ना। 80% जो तुम्हारा 135 मिलियन एकड़ फीट होगा, यानी कि पानी है, ये पाकिस्तान में जाएगा, और 33 तुम्हारा जो 33 मिलियन एकड़ है फीट होगा या 20% होगा, वो वाटर यूज़ करेगा इंडिया। तो देख रहे हो ना, यानी कि ज़्यादातर वाटर कहाँ पे जा रहा है, पाकिस्तान में जा रहा है। तो यह ऐसा करेंगे। इंडिया को बोला कि वहाँ पे ध्यान दो, इंडिया इज ऑल्सो अलाउड अ मिनिमम स्टोरेज, यानी कि हम वेस्टर्न रिवर्स पे कुछ 3.75 मिलियन एकड़ फीट तक वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, और हम अपना फ्लड स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये बात तो लिखा गया है, मगर पाकिस्तान क्या करता है, बोलता है कि नो, इंडिया जो कर रहा है 3.75 MAF से ज़्यादा कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर दिक्कत पहुँचाता है पाकिस्तान, जबकि इंडिया बोलता है कि नो, हम 3.75 MAF के अंदर ही कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर ना, जैसे रैटले प्रोजेक्ट्स बना है ना, ये वाला जो किशन गंगा प्रोजेक्ट बना, तो उसको लेकर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आप वाटर को देखो, फ्लड आ जाता है, पाकिस्तान बोलता है कि अचानक छोड़ता है तो फ्लड, जैसे देखो कोसी से फ्लड आ जाता है डायरेक्ट, तो पाकिस्तान हर समय ये चीज़ को उठाता है। देखो दोनों ही कंट्री को ज़रूरत है कि परमानेंट इंडस कमीशन बनाए, और बनाया भी है, जो कि तुम्हारा परमानेंट कमिश्नर्स दोनों साइड्स होंगे, कुछ पाकिस्तान से भी होगा, कुछ इंडिया से भी होगा। और इन लोग को कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ है तो साल में 2 मीटिंग होगा, 6 महीने में 1 बार मीटिंग होगा, जो भी है अपना वक्त पर सुलझा लो। यदि नहीं सुलझा तो वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक में भी नहीं सुलझा तो PCA में जाओ, परमानेंट ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाओगे, जो कि तुम्हारा नीदरलैंड का जो कैपिटल है हेग में है, वहाँ पे चले जाओ। मैं एक साथ नहीं जा सकता, ऐसा कहीं पे प्रोविजन नहीं है। समझ में आ रहा है ना सभी चीज़। आगे देखो, द रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट इज द बोन ऑफ कंटेंशन। देखो सबसे बड़ा जो टेंशन का विषय है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ही है दोनों के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान तो बोल रहा है कि चलो झेलम, चेनाब, इंडस ऑलरेडी मेरा है वो, क्योंकि IWT में तो लिखा गया है कि जो भी यूज़ करना होगा वो पाकिस्तानी यूज़ करेगा वेस्टर्न 3 रिवर्स को। सही बात है ना। उसका जो एनेक्सर D है TT में, उसमें बोला गया कि हाँ इंडिया भी कर सकता है, रन ऑफ वाटर को, रन ऑफ रिवर को यूज़ कर सकता है। रन ऑफ रिवर का मतलब क्या है कि जो पानी जो बह रहा है उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना के वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकता है, फिर पानी छोड़ देगा अपना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें दिया गया है। हाँ, द मीनिंग इज डैट द प्रोजेक्ट डज नॉट रिक्वायर, यानी कि इसका मतलब है कि स्टोरेज ऑफ रिवर का बात नहीं होना चाहिए, स्टोरेज ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी स्टोर नहीं कर सकते हो आप, पानी छोड़ो, पानी छोड़ना पड़ेगा आपको। बात समझे ना। देयर आर ऑल्सो प्रोविजन ऑफ सर्टन, हाँ इसमें डिज़ाइन का भी बात है कि पर्टिकुलरली डिज़ाइन हो जाए, यानी कि डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि पानी छूट जाए। अब डिज़ाइन करके तुम पानी को इम्पाउंड करके अपनी जगह पर नहीं रख सकते हो। आर यू गेटिंग में, समझ रहे हो ना। तो पाकिस्तान का यही सबसे बड़ा कंटेंशन है कि ये लोग डिज़ाइन गलत किया है। इंडिया को जो बोलता है कि आप डिज़ाइन गलत किए हो, आप क्या कर रहे हो, पानी को स्टोर कर ले रहे हो, और फिर अचानक पानी छोड़ोगे तो हमारे इधर बाढ़ आ जाएगा। बात समझे ना। तो इसमें यह भी था कि सर्टन डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, और उसके बाद इंडिया इज रिक्वायर्ड टू फॉलो, यानी कि इंडिया को फॉलो करना, सर्टन डिज़ाइन फॉलो करना चाहिए। और यही चीज़ तुम्हारा हर समय पाकिस्तान ऑब्जेक्शन उठाता है कि इंडिया ठीक से डिज़ाइन फॉलो नहीं कर रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट ऐसा बना रहा है जिसकी वजह से हमको दिक्कत हो रहा है, पानी ज़्यादा है वो स्टोर करके रख ले रहा है, जबकि उतना उसका प्रोविजंस नहीं है IWT में। इंडिया मस्ट शेयर, वही बोला कि इंडिया को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए प्रॉपर डिज़ाइन के बारे में, कि क्या वो प्रॉपर डिज़ाइन के साथ वो बढ़ रहा है, प्रोजेक्ट सब बना रहा है, ठीक है ना। और हाँ, इफ़ एनी पाकिस्तान रिस्पॉन्ड, और पाकिस्तान को 3 मंथ्स के अंदर रिस्पॉन्ड करना है कि इंडिया जो भी भेजा है अब क्या करना है। इसलिए देखो मोदी जी भेजे ना 90 डेज़ के अंदर वो करना है उसको, क्योंकि इंडिया चाह रहा है कि मॉडिफिकेशन हो इस पर। बैठोगे बात करोगे तभी मॉडिफिकेशन होगा ना, इसलिए भारत सरकार ने नोटिस जारी कर दिया। अब कैसे, देखो यही बोलेंगे कैसे आखिर सॉल्व, कोई भी डिस्प्यूट हो गया, जैसे ये भी डिस्प्यूट हो रहा है ना, तो डिस्प्यूट हो गया तो कैसे सॉल्व होगा।
पहले तो आप कमीशन पे ले जाओ, यानी कि पहले जो इंडस वाटर कमीशन बैठा है ना, दोनों कंट्री का जो परमानेंट मेंबर है उसमें, या तो वहाँ पे सुलझा लो, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल लेवल, यानी कि अपने लेवल पे सुलझा लिए आप। दूसरा क्या है कि यदि फेल हो गया तो वर्ल्ड बैंक के पास जाइए, वर्ल्ड बैंक आपका न्यूट्रल एक्सपर्ट वहाँ पे कर देगा, अपॉइंट कर देगा, वो देख लेगा इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि न्यूट्रल है, वो दोनों के लिए हक में देगा। तीसरा है कि यदि मान लो कि यहाँ नहीं सूझा तो जाओ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जो कि हेग में नीदरलैंड में है तुम्हारा, जो बार बार बोल रहे हैं हम। आगे देखो, तो 3 पॉसिबल स्टेप्स, क्योंकि तीनों पॉसिबल स्टेप्स से वही जो चीज़ है जो दिया गया है वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। 3 क्या है कि ये आप परमानेंट इंडस कमीशंस के अंदर सुलझा लो, ठीक है, या फिर दूसरा क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक बनाएगा न्यूट्रल एक्सपर्ट, या फिर पीसीए पे चले जाओ। तो वाइल इंडिया हैज़ हेल्ड दैट ईच स्टेप मस्ट बी, बोला कि इंडिया, देखो इंडिया बोल रहा है कि देखिए आप इस कोर्ट ऑफ अपील के रूप में जाइएगा ना, पहले इंडस वाटर कमीशन में सुलझाइए, उसके बाद वर्ल्ड बैंक में सुलझाइए, आप पैरेलल नहीं ले जा सकते हैं। अब पाकिस्तान क्या मूव्ड हो गया बिना इंडिया का कंकरेंस है। पहले तो आपको इंडस वाटर कमीशन में सुलझाना चाहिए था उस मैटर को, आपको वर्ल्ड बैंक जाने से पहले भी आपको इंडस वाटर कमीशन में सुलझाना चाहिए था मैटर, मैं आप डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक में पहुंच गए। इस चीज़ को लेकर इंडिया को दिक्कत है, समझ गए ना, ये प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान इज ऑलवेज एस्केलेटिंग द मैटर अपवर्ड, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कंट्री है कि ये मैटर को और इंटरनेशनल इशू हाईलाइट करता है। और कश्मीर का भी अलापता जानता है, 60-70 साल से कश्मीर का ऊपर यूनाइटेड नेशंस में कितना वो अलापा है, जानते हो ना इस बात को। तो यहाँ पे देखो पाकिस्तान हैज़ रिफ्यूज्ड, पाकिस्तान ने कभी भी वो नेगोशिएशन किया ही नहीं ठीक से इंडिया से बायलैटरल मैकेनिज्म पे, यानी कि IWS पे जो होना चाहिए तो वो नहीं हो पाया, यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन के साथ जो बात होना चाहिए नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट कर दिया न्यूट्रल एक्सपर्ट, बट पाकिस्तान फिर पाकिस्तान अब जब अपॉइंट कर दिया न्यूट्रल एक्सपर्ट तो उसके बाद फिर पाकिस्तान आगे चला गया। तो ये तो पूरी तरीके से वायलेशन है, इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है कि नहीं है, बताओ ना, समझ गए। तो इसलिए इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया कि ये गलत तरीका है। एक तो पहला स्टेप आपने फॉलो नहीं किया, फिर दूसरा स्टेप भी फॉलो करे तो वो भी मतलब नहीं, आप ऊपर चले गए, तो गलत चीज़ है। तो इंडिया हैज़ ऑब्जेक्टेड टू दिस सीक्वेंसिंग, क्योंकि लग रहा है इंडिया ने मतलब ये पाकिस्तान ने गलत किया है। वाइल इंडिया वॉज एबल टू प्रिवेल ओवर द वर्ल्ड बैंक टू पॉज द प्रोसेस, यानी कि वर्ल्ड बैंक के ऊपर गया और इंडिया ने बोला कि छोड़ दीजिए, आप कुछ मत करिए, क्योंकि अभी मामला सुलझा ही नहीं है आप हमारे दोनों कंट्री के बीच में। और वर्ल्ड बैंक हैज़ अग्री टू बोथ अ पार्टी, हालांकि मार्च 2022 से वर्ल्ड बैंक पूरा एग्रीड है कि ठीक है न्यूट्रल पार्टी हम करने के लिए तैयार है और तुम्हारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी सुनने के लिए तैयार है, बट तुम लोग पहले अपने आप में देखो अच्छे से। और इंडिया भी वही बोल रहा है कि बार बार कि पहले हम लोग खुद एक दूसरे को देख ले तब जाकर मैटर पहुंचेगा ऊपर, मगर पाकिस्तान क्या करेगा, बार बार मैटर को ऊपर ही ले जा रहा है, इसलिए इंडिया को प्रॉब्लम हो रहा है। तो पैरेलल प्रोसेस इंस्टेंट ऑफ ग्रेडेड मैकेनिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया। अब देखो होता क्या है कि तुम वर्ल्ड बैंक में चला गया, अब फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला, दोनों में यदि अलग फैसला हुआ तो फिर दोनों कंट्री के ऊपर दिक्कत हो जाएगा, और फिर किसका बात माने, तो ये इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इंडिया वही इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से देखोगे तो डिस्प्यूट मैकेनिज्म वाज एट द टॉप ऑफ द एजेंडा फॉर द दोनों कंट्री का ये है कि चलो हम चाहते हैं कि मामला सुलझ जाए। न्यू इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन वुड बी एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि नया चीज़ आए है ना। अब हम जो नोटिस भेजे हैं उस पर पाकिस्तान भी आए, फिर दोनों कंट्री के बीच में हो तो और बेटर हो सकता है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट सोर्स का देखोगे तो इनिशिएशन ऑफ टू साइमल्टेनियस प्रोसेस ये गलत है, यानी कि दोनों एक ही बार में इन्वोक कर दिए और न्यूट्रल पार्टी भी और ऊपर भी, ये गलत है, इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि फैसला अलग अलग आएगा तो दोनों कंट्री का जो सॉवरेनिटी है उस पर असर पड़ेगा। होप सो समझ में आ गया होगा तुमको। तो ये प्रोजेक्ट है, ये तुम्हारा चल रहा था करंट अफेयर्स में, तो मैंने बता दिया। आगे देखो 30 नंबर है हिंडनबर्ग रिसर्च फेस्को, वाई आर इंडियन रेगुलेटर साइलेंट, क्यों इंडियन रेगुलेटर साइलेंट है। तो पहले समझ लो ये पेपर कहाँ पे लाइक करेगा स्टूडेंट, तो जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, laws, rules, regulations and coincides as a source of ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations and funding corporate governance। ये कब न्यूज़ में आया था, देखो 30 जनवरी को आया था, समझ गए ना। अब इसमें समझो कि हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या आखिर। अब देखो मैं तुमको उससे पहले बेसिक समझाता हूँ कि होता क्या है ये सब चीज़। शॉर्ट सेलर, और शॉर्ट सेलर का मतलब क्या होता है, बढ़िया समझना। जैसे मान लो कि हम शेयर में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, शेयर बिकता है ना, तो हम क्या किए, तो बढ़िया समझना, हम शेयर खरीदे कुछ ब्रोकर से, जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं जो बेचते हैं ना,
उससे हमने लेट से शेयर खरीदा, 5,000 का शेयर खरीदा मैंने, और अभी बहुत अच्छा चल रहा है, शेयर बहुत ऊपर चल रहा है। ठीक है, 5,000 का शेयर खरीदा, जेब में रख लिया मैंने, और हम अभी वेट कर रहे हैं कि कब शेयर गिरेगा, कब शेयर गिरेगा। तो हम खरीदे और हम जैसे शेयर गिरा हम बेच दिए। हम क्या किए, बेच दिए। जब बेच दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा शेयर कम में बिका। ठीक है, कम में बिका तो हमको पैसा मिला, जो भी मिला हम जेब में रख लिए। पहले जो शेयर खरीदे थे उस समय ठीक ही था, बढ़िया चल रहा था। ठीक है, बढ़िया ही चला तो हम खरीद लिए। जब गिरा तो फिर हम बेच दिए। फिर देखेंगे कुछ दिन में क्या हुआ कि गिरा हुआ है, फिर हम खरीद लेंगे, और खरीद के फिर से हम ब्रोकर को बेच देंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो कर रहे हैं ना, हमारा बहुत बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि जब खरीदे थे तो जितना पैसा था वो पैसा बीच में हमको बेनिफिट मिला है। अब मैं उसको कैसे समझाऊं, ये भी प्रोसेस, ये 3-4 प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस है कि जब अच्छा दिन चल रहा था तो हम ब्रोकर से खरीदे, फिर जो खराब दिन चल रहा था तो हम बेच दिए, और फिर एक टाइम में खरीदे और फिर हम ब्रोकर को बेच दिए। ये जो प्रोसेस है इसमें हमारा फ़ायदा हुआ है। जो हमारा फ़ायदा हुआ इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलर, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलर। क्योंकि हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में कब फॉल होगा तब हम बेचेंगे उस चीज़ को, और डेलिबरेटली तब बेचा गया है। इसलिए बेचा गया है ताकि उसको मुनाफा हो, फायदा हो, इतना समझ लो सिंपल तरीके से। मगर एक्टिविस्ट, ये देखो ये फिनोमेना क्या है, शॉर्ट सेलर का। बट जो एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर का मतलब क्या है, जो रिसर्च किया। जैसे यहाँ पे भी तो इसी चीज़ को लेकर पंगा हुआ कि जो तुम्हारा ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो था, ये क्या किया, इसने पूरा रिसर्च किया कि अंबानी का आखिर है क्या, औकात क्या है इतना, इसका कोई सेल कंपनी भी है क्या। सेल कंपनी मतलब ऑन द पेपर जो है, रियल में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो वर्ल्ड में इसका पता किया कि बहुत सारा सेल कंपनी है, ये वो पूरा पता किया। और क्या किया इसने, डेलिबरेटली पहले खरीद लिया। देखो ये बहुत ही ना, ये कोई अच्छा नहीं है। ये तुमको लग रहा होगा ये एंडरसन पहले भी किया था ये सब चीज़, और ये है ना देश का एक तरह से इज्जत खराब कर दिया, कबाड़ा कर दिया। अब इस रिपोर्ट का असर भारत के छवि में पड़ता है। अब अडानी तो गिरा ही गिरा, मैं इंडिया को भी गिरा दिया इसने। अब इसका रिसर्च का आधार क्या है, वो जेन्युइन है कि नहीं है, वो अभी बहुत मतलब तुम बोल नहीं सकते हो इस चीज़ को। वो भी एक रिसर्च का विषय है। यहाँ पे हमारा भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री है उसको आगे आके चेक करना चाहिए था, वो मौन धारण करके बैठा हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है, इसने क्या किया, देखो इसने पूरा पता किया कि अंबानी का क्या चीज़ है। इसने पहले खरीद लिया, अंबानी का शेयर खरीद लिया, और इसने क्या किया, रिसर्च को पब्लिक डोमेन में डाल दिया। जब पब्लिक डोमेन में डाल दिया, अब बात समझो, जब पब्लिक डोमेन में डाल दिया तो क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि अरे भाई अडानी तो पूरा कर्जे में है, अडानी का बहुत सारा सेल कंपनी चल रहा है। तो अचानक उसका शेयर गिर गया, और जैसे उसका शेयर गिर गया इसको फायदा हो गया, क्योंकि वही तो चाहता था। ये वो चाहता था कि हम महंगा में खरीदे, सस्ता में हो जाए तो हमको बेनिफिट हो जाएगा। और जैसे ही गिरा तो उस समय इसने वो कर दिया, बेच दिया अपना शेयर। तो इस तरह का जो ये, इसलिए एथिक्स पेपर में आया है, क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिस है ये सबसे बड़ा रीजन। देखो ऐसा नहीं कि इसने पहली बार किया, इससे पहले भी किया था। तो कई बार इसका रिपोर्ट सही भी आया है, कई बार इसका रिपोर्ट गलत भी आया है। और डायरेक्ट तुम्हारा अडानी ने कहा है कि हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, जो बात है। तो बोला कि ठीक है केस करना है तो आ जाओ यूनाइटेड स्टेट्स, देख लेंगे तुमको हम अच्छे से। तो बात इतना मैटर बढ़ गया, और वहाँ पे इसलिए पार्लियामेंट में मोदी जी से मांगा जा रहा है कि आखिर क्या है वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, बताइए सबको। उस चीज़ को लेकर बहुत बखेरा खड़ा हो रहा है, अभी भी चल रहा है न्यूज़ में। तो बात समझो, एक एक चीज़ समझो। अब यहाँ पे देखो, ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ये तुम्हारा 2017 में फॉर्म हुआ था। नेट एंडरसन वो आदमी का नाम है, ठीक है। ये चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है ये, ठीक है, जो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का काम करता है, यानी कब इन्वेस्टमेंट करना है कब नहीं करना है वो सब चीज़ का देख रेख करता है। देखो इसने क्या बोला वही देखो। अब जो आदमी देखो ऐसे सिंपल टर्म में शॉर्ट सेलर मतलब समझ गए ना, तुम्हारे और मेरे साथ में भी हो सकता है, जो शेयर टाइम पे है तो खरीद लिए, जब फॉल हुआ तो बेच दिए, उसमें बीच में कमाई होता है तो रख लेता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलर। मैं जो एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर का मतलब होता है जो रिसर्च के आधार पे ऐसा कर रहा है, जो पूरा ज्ञान लेके पूरा रिसर्च कर रहा है, 2 साल 3 साल रिसर्च करके तब ये कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर। तो ये वाला जो हिंडनबर्ग रिसर्च था ये पूरी तरीके से क्या था तुम्हारा, एक्टिविस्ट, हाँ शॉर्ट सेलर है। इसमें देखो वही बोला कि इट फोकस ऑन एनालाइजिंग अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, यानी कि अडानी ग्रुप में कितना इरेगुलरिटी था उस पर चेक किया
कितना तुम्हारा ट्रांजैक्शन जिसको अनडिस्क्लोज यानी क्लोज किया ही नहीं है। क्योंकि देखो अडानी का पहले भी एक आया था एडिटोरियल जिसमें बताए थे कि लिवरेज रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है उसका, याद करो बताए थे क्लास में, लिवरेज रेशियो बहुत ज़्यादा, लिवरेज रेशियो जान रहे हो ना, जहाँ पे डेब्ट ज़्यादा है शेयर से, तो प्रॉब्लम तो है उसको। जब प्रॉब्लम है तो देखो यहाँ पे इलीगल अनएथिकल बिजनेस, यानी कि कितना इलीगल बिजनेस कर रहा है वो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस कितना सही है, तो ये सभी चीज़ के आधार पे हिडनबर्ग क्या हुआ, रिसर्च पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया। उसमें पता चला कि अडानी का जो ग्रुप है वो बहुत तरह का उल्टा काम किया है, उसने उसका बहुत सारा सेल कंपनी है वर्ल्ड में, तुरंत रातों रात शेयर गिर गया। जबकि अडानी पता है तुमको आईपीओ के बाद नेक्स्ट करने वाला था, फॉलो अप करने वाला था, जानते हो ना, बताए थे ना। हाँ क्या, हाँ वो आईपीओ के बाद एफपीओ जो होता है, एफपीओ होता है ना जी, ऐसे कुछ था, यानी कि स्पेशल वो सेकंड जो फॉलो अप करेगा, तो उसमें रोक दिया अडानी ने, बोला कि नहीं करेंगे क्योंकि शेयर ही गिर गया, करोगे तो बहुत कम सस्ता में बिकेगा, तो अब अडानी का तो नुकसान हो जाएगा, तो वो कैंसिल करना पड़ा रातों रात उसको, क्योंकि शेयर इतना नीचे चला गया। तो यही सब चीज़ वो फॉरेंसिक रिसर्च करके तब ये डोमेन में डालता है। इन द पास्ट इट पब्लिश, देखो पहले भी किया था, देखो गिनीज ब्रांड का किया था, निकोला कॉर्पोरेशन का किया था, मुलेन ऑटोमेटिव का भी किया था, ये पहले भी किया है, और कई जगह सही हुआ कई जगह गलत हुआ। मैं एक तो फर्क पड़ा है कि सबको बर्बाद तो किया है इसने, तो ना, और ये फायदा में रहता है, ये तो अनएथिकल प्रैक्टिस है। देखो यहाँ पे ना हमारे सरकार का कमी है, जब इतना बड़ा कुछ हो गया तो सरकार मौन धारण करके क्यों बैठी हुई है। अब देखो अंबानी 30 से 50 हो गया, 45 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं जो शेयर होल्डर है उसका पैसा कम हुआ तो वो तो फर्क पड़ेगा ना इंडिया पे, तुम्हारे मेरे जैसा जो शेयर होल्डर होगा उसको फर्क, अंबानी 3rd हो 4th तो क्या फर्क पड़ता है उसको, वो तो पैसा वाला अभी भी है, मैं जिसका शेयर लगा था वो तो बर्बाद हो जाएगा ना पूरी तरीके से। तो मैटर यहाँ पे ये है, तो मिनिस्ट्री को आना चाहिए था हमारे डिपार्टमेंट को। देखो तो हाउ द, देखो कैसे जो मैंने बोला है तो आप समझ लो इस चीज़ को, मैंने लूजली बोला था फर्स्ट में, कैसे एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर खरीदता है बेचता है, तो उसको डीप में यहाँ बताया गया, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट बताना है मुझे। देखो एक पॉइंट को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। हाउ द शॉर्ट सेलर मेक मनी, कैसे शॉर्ट सेलर मनी बनाता है। ए शॉर्ट सेलर स्पेकुलेट ऑन द डिक्लाइन इन द प्राइजेस ऑफ अ कंपनी स्टॉक्स, यानी कि वो स्पेकुलेट करता है, अनुमान लगाता है कब इसका कंपनी का स्टॉक गिरेगा, सही बात है ना, कब गिरेगा। एन इन्वेस्टर हु इंटेंड्स टू शॉर्ट सेल बोरोस स्टॉक्स एंड सेल देम ऑन द ओपन मार्केट इंटेंडिंग टू बाय देम लेटर फॉर अ लेसर मनी वंस द प्राइस डिक्लाइंस। अब क्या बोला है, जो इन्वेस्टर होता है जो चाहता है कि वो क्या करे, वो क्या करेगा, तुम्हारा स्टॉक को बोरो करता है, स्टॉक को बोरो करता मतलब जो ब्रोकर है, ब्रोकर से बोरो करेगा, जो ये काम करना चाहता है, जो फायदा अपने आप को पहुंचाना चाहता है, दैट इज शॉर्ट, जो कि तुम्हारा शॉर्ट सेलर जो है, यानी कि ये क्या किया कि ब्रोकर से खरीदा और फिर वो ओपन मार्केट में बेच दिया, खरीदा, देखो हम खरीदे और हमने ओपन मार्केट में बेच दिया। ओपन मार्केट मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया, ठीक है। इंटेंडिंग टू बाय देम लेटर, हाँ, और फिर बाद में खरीदेगा, जब पूरा शेयर गिर जाएगा तब फिर खरीदेगा वो, क्यों, क्योंकि हम जो बेचे थे तो उस समय अच्छा ही बिका था, वह पूरा गिर जाएगा तो फिर खरीदेंगे तो बहुत सस्ता में खरीदेंगे ना, फिर खरीदे और फिर बाद में ब्रोकर को बेच देंगे तो बीच में बहुत कमाई हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, समझो अब कैसे एग्जांपल देखो, हम पहले खरीदे थे लेट से 5,000 में कोई शेयर खरीदे, ठीक है, और हमने बेच दिया, हम बेच दिए, चलो हम 4,000 में बेच दिए, लेट से 1,000 हमारा मुनाफा हुआ और गिर के वो 1,000 हो गया, फिर 1,000 खरीदे और फिर ब्रोकर को बाद में जैसे ऊपर हुआ फिर दे दिए। तो ये घपलाबाजी फर्स्ट स्टेप में फायदा, सेकंड स्टेप में भी फायदा, बात समझ रहे हो ना, इसी को शॉर्ट सेलर कहा जाता है। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को, कोई दिक्कत है समझने में। देखो मैं फिर समझाता हूँ, ये सब टेक्निकल वर्ड सब है। देखो एन इन्वेस्टर यानी कि जिसको शॉर्ट सेल करना है, इन्वेस्टर क्या करेगा, स्टॉक खरीदेगा, किससे खरीदेगा, स्टॉक ब्रोकर से खरीदेगा, फिर वो क्या करेगा, तुम्हारा ओपन मार्केट में बेच देगा, बेच दिया। अब देखो ये भी, ये जो हिडनबर्ग रिपोर्ट, ये जो एंडरसन है वो भी यही किया है, यही कुकर्म किया है इसने क्या किया, देखा अब अडानी का पूरा राइज है, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन के बैठा हुआ है ये, तो शेयर ब्रोकर से खरीदा, ब्रोकर से खरीद के बेच दिया और पब्लिश कर दिया, यहाँ पे पब्लिश कर दिया रिपोर्ट कि अडानी का इरेगुलरिटी है, अडानी एथिकल प्रैक्टिस नहीं करता, अडानी का ढेर सारा सेल कंपनी है, ये नहीं है, इसका लिवरेज रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो पूरा पेज का रिपोर्ट पब्लिश कर दिया।
धड़ल्ले से गिर गया, अब वो खरीदेगा फिर उससे, फिर बेचेगा उसको, समझ रहे? इसलिए वो एक्टिविस्ट है क्योंकि उसने रिसर्च किया। अब तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी जो रिसर्च नहीं करके करता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलर, बट जो रिसर्च करके करता है दैट इज कॉल्ड योर एक्टिविस्ट। ये वर्ड को समझ लेना। ए शॉर्ट सेलर एसेंशियली डज नॉट ओन द स्टॉक दे आर सेलिंग एंड बेट्स ऑन अ डिक्लाइन इन देयर प्राइस इन द फ्यूचर एंड हेंस टेकिंग अ ह्यूज रिस्क। वही बोला कि जो शॉर्ट सेलर है वो क्या करता है, उसका अपना स्टॉक्स नहीं होता है, वो किसी से खरीदता है फिर बेचता है, जब डिक्लाइन होता है तो फिर खरीदता है और रिस्क लेता है और आगे बढ़ाता है उस चीज़ को और कमाता है बहुत अच्छे से। हैंस कह सकते हो इसलिए कि शॉर्ट सेलर प्रॉफिट लाइज इन द मनी दैट इज लेफ्ट आफ्टर बाइंग बैक द स्टॉक एट अ रिड्यूस वैल्यू, यानी कि जब वैल्यू घट गया, जब खरीदेगा तो वहाँ पे उसको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो रहा होता है शॉर्ट सेलर को। हाउएवर इफ द बेट डज, हाँ मगर कई बार ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि देखो ये रिस्क वाला चीज़ है, अब मान लो कि बढ़ गया तो वैल्यू, तब क्या करोगे फिर, तब तो जाएगा फिर। वो सोच रहा था कि 1000 हो जाए, होके 5000 से वो 10,000 हो गया, तब तो फिर जाएगा शॉर्ट सेलर सब। तो वही बोला हाउएवर इफ द बेट डज नॉट पे ऑफ एंड स्टॉक प्राइस राइज, यदि स्टॉक प्राइस राइज हो गया तब तो शॉर्ट सेलर लॉस हो जाएगा उसका। मगर जब तुम इतना बड़ा रिसर्च करके भेज दिया है तो तुम्हारा कोई चांस ही नहीं कि प्राइस हाई हो जाएगा, तब तो प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। तो बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस है स्टूडेंट ये सभी चीज़, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कंट्री में। यदि कंट्री में होना भी चाहिए तो मिनिस्ट्री इसका जवाब दे। और यही चीज़ बार बार राज्यसभा में, लोकसभा में बात मुद्दा उठ रहा है कि अभी तक मौन धारण करके क्यों बैठा है, बात समझे? तो एक्टिविस्ट जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो फाइनेंशियल रिसर्चर होते हैं, देखो यही लिखा गया, वो फाइनेंशियल रिसर्चर, देखो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेट करता है कंपनी को, लेंथ पॉइंट्स आउट इरेगुलरिटी, यानी कि जितना भी इरेगुलरिटी हो रहा है सबके बारे में चेक करेगा और फिर पब्लिक को देगा, पब्लिक डोमेन में देगा, और उस हिसाब से वो फिर अंडर वैल्यूड होना चाहिए, ओवर वैल्यूड, यानी कि शेयर गिर भी सकता है और उठ भी सकता है। किसी के बारे में मान लो कि रिसर्च करके बहुत बढ़िया दे दिया तो रातों रात शेयर उठ भी सकता है। तो इसके लिए आप जाओ, तुम हाथ पैर जोड़ो, आप हिंडनबर्ग रिसर्च वाले जैसे कंपनी को बोलो उसको कि हमारा बढ़ा दीजिए, लीवरेज रेशियो यदि ज़्यादा है तो कम कर दीजिए। बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस है, एक रिपोर्ट के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए था स्टूडेंट। देखो तो व्हाट द हिंडनबर्ग रिसर्च सेड अबाउट द अडानी ग्रुप्स, देखो अडानी ग्रुप्स के बारे में क्या बोलता है, आखिर उस रिसर्च में था क्या कि जो इतना बवाल हुआ है इंडिया में। अब देखो हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी को एलाइज किया है, दोषी पाया है कि आप $100 बिलियन का आपने केवल 3 ईयर्स में आपने $100 बिलियन जोड़ लिया, ठीक है। और इस आधार पे आपके जितने भी 7 लिस्टेड कंपनीज था जो आपके साथ अटैच था, जिसका शेयर था, उसका तो स्काई रॉकेट हुआ है, यानी कि 300 से भी ज़्यादा शेयर बढ़ा है उसका, 800 से भी ज़्यादा शेयर बढ़ा है। यानी कि जो आपके कंपनी में अडानी ग्रुप में जो 7 इंपॉर्टेंट कंपनीज था उसका शेयर बढ़ के देखो कितना बढ़ गया, 800% से ऊपर चला गया है। और इसलिए आपका कमाई हुआ, आपका भी कमाई हुआ, आपका शेयर जो होल्डर था उसका भी कमाई हुआ। 3 साल के अंदर ये सब चीज़ हुआ है। ऐसे भी तो बोला ही जाता कि अडानी कहीं नहीं था कुछ साल पहले तक, और अचानक इतना राइज किया, क्या रीज़न है? तो देखो बोल रहा है ये सब चीज़। हाँ, इसमें ये भी बोला कि द की लिस्टेड कंपनीज, अब बोला है कि जो लिस्टेड कंपनी आपका जो 7 लिस्टेड कंपनीज है उसका तो बहुत डेप्ट है, बहुत कर्जे में है वो, तो जैसे ही तुमने ये बोल दिया गिर जाएगा शेयर। क्यों लगा, अच्छा शेयर क्यों लगाना चाहेगा किसी पे? शेयर तभी लगाएगा नहीं, देखो कंपनी बहुत अच्छा हेल्थ हो उसका, कंपनी लिवरेज रेशियो ज़्यादा है, डेप्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इक्विटी, तो क्यों उस पर लगाएगा कोई? तो वही बोला कि जितने भी लिस्टेड कंपनीज है उसका तो सब्सटेंशियल डेप्ट है, बहुत ज़्यादा डेप्ट है, बात समझे? तो इसलिए दिक्कत है ये। और दूसरी बात है कि जितने भी कंपनी है इसमें सब अडानी फैमिली का अपना आदमी लोग सब है। आमतौर पे बाहर क्या होता है कि किसी भी ग्रुप में शेयर जो होल्डर होते हैं जो अलग अलग लोग होते हैं, यहाँ पे तो सब अपना ही घर का ही आदमी सब है, फैमिली है, अडानी फैमिली का ही आदमी लोग का शेयर है, और सबको मुनाफा हो रहा है, 800+ शेयर तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। तो ऑडिटर जो अडानी इंटरप्राइजेस का या अडानी टोटल गैस का, ये बोला ये तो बहुत छोटा चीज़ है, ये एक्चुअल में बहुत छोटा चीज़ है जिसको इतना बड़ा दिखा दिया गया। जैसे सात संदरिया है ना, सात संदरिया करके एक तुम्हारा वो है स्मॉल फार्म है, कि इसमें वही बोला कि वही आर्किव्स लिस्टेड एंड इट हैड 4 पार्ट, इसमें बोला कि इसमें केवल 4 पार्टनर है, 11 एम्प्लॉयज़ है। ये कैसे इतना बड़ा हो सकता है? ये तो पूरी तरीके से फर्जी वाला कंपनी है, ये कंपनी सेल कंपनी है, फालतू का पेपर में बना हुआ है, रियल में नहीं एग्जिस्ट करता है। इस पर तुम शेयर उठाए जा रहे हो और शेयर को बढ़ाए जा रहे हो, गलत है, गलत हो रहा है। तो ये हिंडनबर्ग रिसर्च का ये अडानी ग्रुप है सिंगेज बोला कि देखो आपने स्टॉक मैनिपुलेशन में अपना हाथ आजमाया, आप फ्रॉड स्कीम किए हो ये डिकेट्स में, ये सब हिंडनबर्ग रिसर्च में छपा है। जो आपका जो 7 इंपॉर्टेंट जो कंपनी है उसका भी देखो करंट रेशियो 1 से नीचे है। क्या होता है करंट रेशियो 1 से नीचे? यानी कि जो आपका
ये 7 कंपनी में जो कैश है ना, वो कैश उतना नहीं है कि वो चीज़ को संभाल सके, अपने कंपनी के ग्रोथ को संभाल सके। 1 से बिलो का मतलब क्या होता है कि उसके पास लिवरेज रेशियो उतना नहीं है जितना होना चाहिए, यानी कि घाटे में है। 1 से बिलो मतलब घाटे में है, वो कर्ज में ज़्यादा है। और जितने भी 7 कंपनी जिसमें अधिकतर तुम्हारा अडानी का फैमिली का ही कंपनी है, वो सब एक्चुअल में क्या है कि नुकसान में है, नीचे है, 1 से बिलो है रेशियो। तो इस चीज़ को लेकर दिक्कत हुआ। तो अब अडानी ग्रुप से क्या आया, उधर से भी बात होगा ना। अडानी क्या बोलता है, देखो अडानी बोलता है कि जो आपका हिंडनबर्ग रिसर्च है उसमें पूरी तरीके से तथ्य नहीं है, यानी कि वॉज मेड विदाउट एनी अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट, यानी कि बिना अडानी ग्रुप को कॉन्टैक्ट किए हुए आप रिसर्च कर दिए। हाँ, ये चेक होना चाहिए आपका, ये मैलिशियस कम्बिनेशन यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, और जो आरोप लग रहा है अडानी के ऊपर वो गलत बेसलेस है, समझे ना। और क्योंकि इंडियन हाईएस्ट कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसने भी कभी दोषी नहीं पाया अडानी को, तो तुम कौन होता है बोलने वाला, बात समझे। तो वो बोला कि और आपका जो टाइमिंग है पब्लिश करने का, ये टाइमिंग भी बहुत मैलिशियस है। क्यों? क्योंकि अडानी जस्ट तुम्हारा एसपीओ करने वाला था, फॉलो ऑन वाला करने वाला था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तो हो गया था, वो जस्ट करने वाला था, उसी बीच में रिपोर्ट आ गया। अब उस बीच में रिपोर्ट आने का मतलब क्या, अंबानी को गिराना। जब अंबानी ने घोषित कर दिया था कि हम करने वाले हैं, और उसी बीच में तुम्हारा पब्लिक डोमेन में आ गया, ये छप गया, तो वही बोला कि जो टाइमिंग रिपोर्ट का है वो मैलिशियस है, वो मेलाफाइड इंटेंशन है, क्योंकि जानबूझ के तुम्हारा जो ये किया गया था, ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, वही एफपीओ, समझ गए ना, ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद होता है, उस समय आप किए गलत बात है। आवर इन्फॉर्म्ड एंड नॉलेजेबल इन्वेस्टर आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड। और अब ये अपना स्टेक बढ़ाने के लिए अडानी को आना पड़ा बीच में। देखते हो अडानी का भी एक वीडियो बना है, उसमें बोला है कि जितने भी इन्वेस्टर है आप लोग सब खुश हैं, आपका पैसा नहीं जाएगा, हम हैं। तो आश्वासन देना पड़ा, नहीं तो पूरा ह्यू एंड क्राई मच जाएगा। तो वही अडानी ग्रुप क्या कहता है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर है वो एक साइडेड से इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले हैं, ठीक है, वो सब देख लेंगे। तो इस तरह का ये हिंडनबर्ग रिसर्च है बाबू, इसमें ये सब हुआ था एक्चुअल में, समझ में आ गया ना। चलो अब यहाँ पे देखो, ये देखो यूएपीए, ये तुम्हारा देखो, ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये तुम्हारा टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, 7 फरवरी 2023 को आया था। देखो अब देखो वही बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, चाइनीज बैलून को उड़ा दिया। अब चाइनीज बैलून को इसलिए उड़ाया ना, क्योंकि उस यूनाइटेड स्टेट्स के पास स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है, SSA है, क्योंकि वो जानता है उसके पास इतना टेक्नोलॉजी है कि कोई भी बाहर से कंट्री से बैलून आए तो उड़ा देगा वो। भाई इंडिया में ऐसा नहीं है, तो चलो तो ये तो यूनाइटेड स्टेट्स बच गया, व्हाट अबाउट इंडिया, बात समझे। तो ये प्रॉब्लम देखो, यूएस ने क्या किया, चाइनीज सर्वेलेंस जो बैलून था, जो कि अमेरिकन स्पेस में जो उड़ रहा था, अमेरिकन स्पेस, पहले देखो कनाडा गया था। देखो मैं यदि मैप तुम लोग को दिखाना चाहूँ तो कल मैं देख रहा था इसको बैठ के, देखो यहाँ पे ऐसे हुआ, देखो ये देखो यहाँ चाइनीज से उड़ के आया है, ईस्ट से, इधर से, समझा, इधर से उड़ के आया है, तो ये गया था यहाँ पे अलास्का में गया, फिर कनाडा में आया, फिर इधर आया, ऐसे घूम के गया था। तो कनाडा उतना गौर नहीं किया होगा इस चीज़ को, मगर जब यूनाइटेड स्टेट्स का जो मेन लैंड में आया तब जाकर मिर्ची लगा है यूनाइटेड स्टेट्स को। और पता है कहाँ कहाँ आया था, जहाँ पे उसका न्यूक्लियर वेपन सब है वहाँ पे आया था वो। तो ये तो बहुत जो यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा है कि तुम तो बोल रहा है कि मजाक में कर दिए, छोड़ दिए, तुमको पता नहीं चला, मगर वो आया उसी जगह क्यों आया, वो बोल रहा है कि नहीं हम भूल गए थे, उधर चला गया, ऐसा बोल रहा है वो। जैसे हम लोग काइट उड़ाते हैं तो कहीं चला जाता है ना, उस तरह का दलील आया है चाइना की तरफ से। देखो तो यूएस का दिमाग खराब हुआ, देखो यूएस ने चाइनीज सर्वेलेंस बैलून को उड़ा दिया, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास खबर आया, प्रेसिडेंट बोला कि जा उड़ा दो उसको। तो इससे देखो अब अभी एक्चुअली ने जो वहाँ के जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, जो वहाँ का एक्सटर्नल मिनिस्ट्री वो विजिट करने वाला था चाइना को, वो उसी समय कैंसिल कर दिया। तो देखो एक तो ऐसे ही देखो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का रिलेशन ये 3-4 ईयर्स में तो बहुत ख़राब हुआ है। ट्रेड वार हुआ, करेंसी वार हुआ, 5G को लेके बखेड़ा खड़ा हुआ, कोविड को लेके हुआ है ना, उसके बाद फिर रिशोरिंग फ्रेंडशोरिंग, तो चाइना +1 पॉलिसी, जिनजियांग प्रोविंस का बात, ताइवान का बात, हांगकांग का बात, समझ रहे हो ना, ये सभी इशू है जो कि काफ़ी है बताने के लिए कि 3-4 साल में यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में क्या हुआ। और इस तरह का एक मैटर जो हुआ है, और ये चीज़ और ज़्यादा फ्यूरिएट क्रिएट करेगा दोनों के बीच में, समझ गए। तो देखो यहाँ पे, तो US shot down a Chinese surveillance balloon that had floated over American airspace for several days.
ट्रिगरिंग द लेटेस्ट डिप्लोमेटिक क्राइसिस अमिड्स ऑलरेडी वर्सनिंग रिलेशन बिटवीन द वर्ल्ड बिगेस्ट पावर। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया, डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो गया। ऐसे भी आने वाला था, विजिट करने वाला था, वो भी कैंसिल हो गया। चाइना अथॉरिटी क्या बोलता है कि देखिए ये सिविलियन पर्पस के लिए था, हम मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए भेजे थे, यानी कि हम वेदर फिनोमिना के लिए भेजे थे। अब देखो चाइना ऐसा ही है। देखो चाइनीज मिलिट्री ने कहा है कि इट नाउ रिजर्व द राइट टू टेक द राइट मेजर्स इफ, हाँ बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम फोड़ा है ना, ऐसे ही मेजर हम भी लेंगे, तुम्हारा आएगा तो हम देख लेंगे बढ़िया से। वही बात है, जब कोई कंट्री पावरफुल होता है तो इसी तरह का भाषण आएगा, समझा। चाइना फर्दर से डैट, बोला कि येट इट विल रिजल्टली सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी कंसर्न एंड रिजर्व राइट टू मेक फर्दर रिस्पॉन्स इफ नेसेसरी, यानी कि आगे भी कोई स्टेप लेना होगा तो हम लोग लेंगे जरूरी पड़ा तो। देख रहा है चाइना गलती भी करता है, उसके बाद चाइना का स्वर देख रहे हो तुम, चाइना गलती भी किया उसके बाद ही बोल रहा है कि ठीक हम देख लेंगे। तो इसका मतलब चाइना पावर है, चाइना में दम है। और चाइना को कंपेयर करोगे तुम इंडिया के साथ, तक इंडिया बहुत पीछे है चाइना से, हद पीछे है, पीछे भी नहीं हद पीछे होता है। देखो मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट डे टूल्स आर डुअल यूज। देखो अभी तक ज़्यादातर जो टूल्स बनते हैं, जैसे बलून हो गया या फिर तुम पनडुब्बी देखो या सैटेलाइट देखो, वो डबल यूज़ के लिए बनता है। एक देखो एक सिविलियन पर्पस से भी बनता है और एक तुम्हारा इंटेलिजेंस के लिए भी बनता है। तो कई बार लोग बोल देते हैं कि ये सिविलियन पर्पस से था, होता है कुछ और पर्पस। देखो ना अभी बोला कि मेट्रोलॉजिकल के लिए हम रिसर्च करने के लिए भेजे थे, वेदर के लिए, मगर वो वेदर नहीं था, वो पूरा डेटा ले रहा था कहाँ कहाँ इसका न्यूक्लियर बेस सब है। तो देखो अब एक दौर आगे कि सैटेलाइट तुरंत दिख जाता है, बलून नहीं दिखता है उतना अच्छे से। अब बलून लोग सॉफ्ट लेता है उस चीज़ को, बलून नहीं तो हो रहा है, क्या दिक्कत था। तो आजकल ना सैटेलाइट को रिप्लेस कर दिया बलून, यदि इस तरह का तुम गतिविधि करना चाहते हो तो। देखो यहाँ पर चाइनीज़ एयरशिप, देखो चाइनीज़ का जो एयरशिप है ऊपर उड़ने वाला, उसका भी अनयूजुअल फीचर्स है, जैसे मोटर है, प्रोपेलर है एंड सो ऑन। हाउएवर इवन इफ एयरशिप कुड बी यूज फॉर सर्वेलेंस इट में भी इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग। हाँ बोला कि यदि वो सर्वेलेंस के लिए लगा दे एयरशिप सबको, तो ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए भेजा है कि सर्वेलेंस के लिए भेजा है। वही डुअल यूज़ है जी। एक कोई जाता है, देखो चाइना अपना वर्जन क्या देगा कि हमारा क्या है रिसर्च के लिए है, देखा नहीं हमारे इंडियन ओशन में आ रहा था रिसर्च करने के लिए, हाँ देखा था ना, अंडमान निकोबार में रिसर्च करने के लिए पहुंचा था। तो डुअल यूज़ था उसका, वो दूसरे कुछ देख रहा है वहाँ पे। The regulations in information processing, communication and sensor are allowing states to deploy relatively simple dual tools to glean valuable information। कहने का मतलब जिस तरह का रेगुलेशंस आया है आईसीटी में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, इसके आधार पे स्टेट्स लोग अब डबल यूज़ कर रहे हैं अपने मशीन सबका, अपने टूल्स का, अपने ड्रोन सबका। और जब पकड़ा जाता है तो बोलता है कि ये सिविलियन पर्पस के लिए है। दिक्कत ये है, देखो 1998 में एक वेदर बलून भी तुम्हारा कनाडा के ऊपर गया था, फिर अटलांटिक में गया था, ठीक है, और फिर आर्टिक गया था। पहले भी घटना हो चुका है, मगर जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स अपने सुरक्षा के लिए सबसे आगे है। जब से वहाँ पे 9/11 का अटैक हुआ उसके बाद उसका दिमाग खुला है, कैसे कर सकता है, तो इसलिए वो बहुत ही अवेयर रहता है उसे, क्योंकि वो झेल चुका है वो कंट्री पहले भी। तो वाई आर द कंट्रीज सो इंटरेस्टेड, आखिर कंट्री स्पाई बलून में क्यों इंटरेस्टेड है, सैटेलाइट क्यों नहीं छोड़ रहा है? तो इसका रीजन देखो, दे आर चीपर, बहुत सस्ता है और बहुत ही एक्सपेंडेबल है। एक्सपेंडेबल का मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तोड़ भी दिया, नहीं आया क्या तुम लोग को? क्या हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या तुमको? हाँ देखो यहाँ पे ये चीपर है, सस्ता है और एक्सपेंडेबल है। एक्सपेंडेबल का मतलब क्या है कि कुछ भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज़ मीनिंग। देखो ये हाई एल्टीट्यूड में भी उड़ सकता है, ठीक है। अब देखो ये वो चीज़ कर सकता है जो एयर टू एयर और इस तुम्हारा सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका भी एक रेंज होता है ना। एयर टू एयर मिसाइल का एक रेंज होता है कि इतना ही रेंज आएगा। कोई बैलिस्टिक मिसाइल होता है ना, कोई क्रूज मिसाइल होता है, किसी का डिस्टेंस इतना फिक्स होता है, इसका कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं है। देखो ना उड़ के कहाँ, चाइना से उड़ के चला गया, कनाडा सब तुम्हारा ऊपर चला गया ये। देर ऑल्सो अनमैच, देखो इसमें अनमैच्ड इन देयर एबिलिटी टू ओवर एन एरिया फॉर एक्सटेंड, यानी कि इसके पास गजब का बात है कि लंबा समय तक वहाँ पे टिक के रह सकता है ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 2 दिन तक रहेगा, ये लंबा समय तक रह सकता है। इसका एक फ़ायदा ये होता है एयरशिप कैन रिड्यूस देयर डिटेक्टेड बाय यूज। अब देखो इसमें फ़ायदा क्या है कि बलून में जो एयरशिप जो ऊपर जा रहा है वही, इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक्चुअली पनडुब्बी के लिए यूज़ होता है। यानी कि देखते हो ना पनडुब्बी मतलब जो नीचे जो सबमरीन है, सबमरीन में यदि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो तो उसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है, उसको डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता है। तो यही जो एयरशिप वगैरह है, बलून सब है, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ उसको एसोसिएट कर दिया गया, उसको पता ही करना मुश्किल है।
उसको आइडेंटिफाई ही नहीं किया जा सकता है। तो वही बोल रहा है कि अभी का जो एयरशिप है उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जैसे एग्जांपल रेडार, ऑब्जर्वेंट मटेरियल, ये सब यूज़ किया जाता है सो डैट कोई आदमी उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। और ये चीज़ पहले भी हो चुका है, क्योंकि सबमरीन में भी ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, यानी कि डिटेक्ट ही नहीं करेगा, नेवर टू डिटेक्ट, या फिर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट, डिटेक्ट करना मुश्किल है। अब जब डिटेक्ट करना मुश्किल है तो कुछ भी कर लेगा यार। अब देखो ना, इंडिया में भी उड़ा है, अभी आएगा तो इंडिया कहाँ डिटेक्ट कर पाया उसको ठीक से, या इंडिया कहाँ उस पर ले पाया, बट यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है। आगे देखो, तो वाई आर एयरशिप्स प्रिफर्ड ओवर सैटेलाइट्स, आखिर इस एयरशिप को क्यों प्रिफर किया, यानी कि इस बलून को क्यों प्रिफर किया जा रहा है एज कम्पेयर टू सैटेलाइट। तो देखो, सैटेलाइट्स एक प्रिडिक्टेबल ऑर्बिट्स पे उड़ता है, सही बात है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में एक प्रिडिक्ट है, पता चल जाता है, देखो उड़ रहा है इस ऑर्बिट में, वो पता चल जाता है, ठीक है, ये पता चल जाता है। एंड मेजर पावर्स हैव डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मास्किंग देयर एक्टिविटी फ्रॉम आइज, और चूंकि अनुभव है लोगों को कि यदि ऑर्बिट में उड़ रहा है तो लोग तुरंत डिटेक्ट कर लेता है उसको, क्योंकि सब कंट्री को एक्सपीरियंस है सैटेलाइट्स के बारे में। While the satellites can move around, such action taken of scarce fuel and thus reserved for the most important task. चूंकि सैटेलाइट का काम है कि इंपॉर्टेंट टास्क को लेकर करना, ठीक है ना, और उसका फ्यूल भी स्केर्स होता है, फ्यूल भी खत्म हो सकता है, बट बलून के साथ ऐसा नहीं है। While flying aircraft airship over another country air is risky, they can be used with little interruption over international water. बोला है कि जो एयरशिप, फ्लाइंग एयरशिप होता है वो एक्चुअली इंटरनेशनल वाटर पे आराम से हम घुमा सकते हैं उसको। इंटरनेशनल वाटर घुमाने का मतलब क्या है कि आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, जैसे पैसिफिक में आया तो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का नेवल बेस पता चल गया, तो ये चीज़ तुम्हारा सैटेलाइट में संभव नहीं है, बात समझे। तो फॉर इंडिया देखो, एयरशिप आर अट्रैक्टिव टूल, हमारे इंडिया के लिए भी देखो एयरशिप क्या है, अट्रैक्टिव टूल है हमारे, और इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा सर्वेलेंस बढ़ाए हम, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाया तो उसी तरह हमें भी बढ़ाना चाहिए। दे कैन स्पॉट स्मगलर, इससे हमारा स्मगलर जो है फिशिंग वगैरह में जो होता है ना, देखो नेविगेशन के टाइम में स्मगलर सब आता है ना, वो चीज़ पे हम कंट्रोल कर पाएंगे, तो इंडिया को भी चाहिए। दे आर नंबर ऑफ बलून्स, देखो बहुत सारे बलून्स हैं, जैसे पेंटागन जो तुम्हारा वहाँ का है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसने कहा कि बहुत सारे ऐसे बलून्स हैं। चाइनीज एयरशिप ऑल्सो प्रोबेबली लिंक टू सम ऑफ द व्हाट यूएस कॉल, देखो यूएस बोलता है कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, यानी कि यूएपीएस भी यही तुम्हारा बलून ही कर रहा है, जो कि पेंटागन बोलता है कि पेंटागन के भाषा में अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, और ये कुछ नहीं चाइनीज एयरशिप ही है, बात समझ में आगे बढ़ गया, आगे बढ़ो। वाइल द वास्ट मेजोरिटी ऑफ यूपीआर रिजल्ट ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन, देखो यूएपीए का क्या दिक्कत पता है क्या है, कि तुमको दिखेगा ही नहीं ठीक से, तुमको लगेगा कि ये बादल है, बादल का आकार ले लेगा ये बलून सब, तो तुमको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना है ये, समझे। जो पेंटागन ने जो बोला है वर्ड, ये इसलिए बोला गया है कि क्योंकि तुमको कई बार लगेगा कि ऑप्टिकल इल्यूजन है, जैसे देखते हो ना आसमान में देखते हो तो कई बार बादल बन जाता है, लगता है कि शिव जी आ गए, ऐसा पूरा वायरल कर देता है ना वीडियो, हकीकत में वो शिव जी नहीं है, वो एक इल्यूजन है, हमको दिख रहा है ऐसा, तो बिल्कुल ऐसा यहीं पे है, सेंसर एरर, तो ऐसा दिख जाता है। रिसेंट पेंटागन रिपोर्ट काउंटेड 163 बलून्स और बैलून लाइक एंटिटीज, बोला कि 2022 में ही 160 टाइप का बैलून्स दिखा है, जो कि लोग को लगता है कि ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, ये रियल में बलून था। इसका मतलब क्या कि सर्वेलेंस बढ़ाने की कितना जरूरत है सब कंट्री को। 2020 में ही देखो सिमिलर बलून देखा गया था, देखो जापान में भी, नॉर्दर्न जापान में भी देखा गया था, और 2022 में देखो एक पोर्ट ब्लेयर में भी, हमारा जो अंडमान निकोबार जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे भी देखा गया है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो इंडिया कहाँ कुछ कर पाए, ये पेंटागन का रिपोर्ट है, समझ रहे हो बात को ना, ये पेंटागन का रिपोर्ट है। अब यहाँ पे समझो, तो बलून्स आर नॉट द ओनली डुअल, बोला कि केवल बलून तुम्हारा डुअल यूज रिसर्च टूल्स के लिए नहीं है, इसका और भी गलत तरीके से यूज होता है। देखो जैसे 19 और 20 में देखोगे तो इंडोनेशियन फिशरमैन कैप्चर एटलीस्ट, देखो जो इंडोनेशिया का जो फिशरमैन था उसने भी 2 चाइनीज सी विंग को, जो कि अनक्रूड था, उसमें मेंबर ही नहीं था, उसको भी उसने क्या किया, दबोचा। तो देख रहे हो ना, इधर इंडोनेशिया में भी कर रहा है चाइनीज लोग, समझ रहे हो ना, इसी को बोलते हैं अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल्स, यानी कि अंदर व्हीकल चल रहा है, अंदर। अब देखो ये क्यों व्हीकल चला रहा होगा, अब तो एक तो तुम लोग समझ गए कि अनआइडेंटिफाइड बलून, जो पेंटागन ने जो वर्ड दिया है, अब देखो सब वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब इंडोनेशिया में क्या हुआ कि इंडोनेशिया का जो वाटर है उसके अंदर चाइनीज तुम्हारा शिप चल रहा था, ये तो ऊपर वाला तो एयरशिप का बात की, अब हम अंडर वाटर का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी अंडर वाटर कर रहा हो सकता है कि वो अंडर वाटर देख रहा हो कहाँ पे मेटल्स है, कहाँ कुछ है, चाइना का तो कुछ भी हो सकता है ना। वही बोला कि देखो अब ये इंडोनेशियन फिशरमैन ने पकड़ा है, कम से कम तुम्हारा इस तरह का 2 चाइनीज सिंग विंग था जो कि अनक्रूड था, यानी कि उसमें मेंबर ही नहीं थे, और तुम्हारा इंडोनेशिया का जो टेरिटोरियल वाटर है वही
टेरिटोरियल वाटर मतलब क्या होता है, 200 नॉटिकल माइल से पहले वाला, उसमें अंदर कुछ कर रहा था। देखो वही पता चला कि ये चाइनीज सर्वे शिप था ये। दे टिपिकली कलेक्ट द व्हीकल्स आफ्टर दे कंप्लीट यानी कि 2 मंथ्स एकदम लॉन्ग जर्नी करके बाद तब जाकर वो पकड़ा है, यानी कि बहुत कर चुका था वो। वंस सच सर्वे एंटर द इंडियन एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमी, जो देखो हमारा भी उस तरह का जो 2019 में इसी तरह आया था सर्वे करने के लिए। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि इंडियन ओशन को भी नहीं छोड़ा है ये लोग, ठीक है। 2 फिशरमैन पकड़ा है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो साइंटिफिक रिसर्च ऑफ सच अंडरग्राउंड वेसल्स कैन बी मेड फॉर, अब देखो इस तरह का जो नीचे जो ले जाके ये लोग चाइनीज लोग कर रहा है, ठीक है, ये डुअल पर्पस के लिए भी हो सकता है। बोलने के लिए बोल देगा कि नीचे हम कर रहे हैं सिविलियन पर्पस के लिए, तो हो सकता है वो दूसरा पर्पस हो उसका। तो देखो वेल सच UUVS समझ गए ना, ऊपर जो बताए थे, अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल्स कुड कैरिंग हार्मलेस साइंटिफिक रिसर्च, वो साइंटिफिक रिसर्च भी कर सकता है। डेटा, अब जो डेटा कलेक्ट होगा तो उससे नीचे पता चलेगा ना क्या सी बेड है, सैलिनिटी क्या है, और जो भी चीज़ है चाइना का जो सबमरीन ऑपरेशन सब अंदर का भी बहुत कुछ पता कर लेगा। तो चाइना अंडरसी मैपिंग एफर्ट्स आर नॉट लिमिटेड, केवल वो सीइंग विंग्स तक नहीं है। 2019 में जो लोकल इंडोनेशिया का जो था आर्किपेलागो, वो कहते हैं कि नो, इसमें बहुत सारा प्रोपेलेंट ड्रिवन क्राफ्ट था, यानी कि उसमें बहुत वो वेपन्स वगैरह अटैच था उसके साथ, यानी कि उसको पकड़ोगे तो कहीं वो तुमको उड़ा ना दें, और वो भी कहाँ, इंडोनेशिया वाटर में जाके, दूसरे कंट्री के टेरिटोरी में जाकर ये सब चीज़ कर रहा है। तो ये का सिविलियन पर्पस का होगा, यदि सिविलियन पर्पस होता है स्टूडेंट, तो उसमें तुम्हारा इस तरह का वो हथियार ही नहीं होता, प्रोपेलर ही नहीं होता उसमें। बात समझ गए ना। देखो बड़ा है, एक चीज़ समझो इसको। चीप कमर्शियल ड्रोन इज अनदर प्रॉब्लम। अब देखो एक तो चलो ऊपर का बता दिया बॉलून वाला स्ट्रक्चर, एक नीचे वाला हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कमर्शियल ड्रोन्स का भी बहुत प्रॉब्लम है। चीप कमर्शियल ड्रोन्स देखो ये तुम्हारा स्टेट और नॉन स्टेट दोनों ही यूज़ करता है स्काई में, ठीक है, अब डिटेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। बिसाइड डेवलपिंग वेरियस स्पेशलाइज जैमर्स, इंडिया विल, यानी कि जैमर का मतलब क्या है कि यदि उड़ रहा है ड्रोन तो उसको जाम कर लो। देखो उसके लिए हमारा पाकिस्तान कश्मीर में देखते हो चिड़िया सबको जैमर के रूप में यूज़ किया जाता है, चिड़िया लोग को, है ना, ड्रोन को ख़त्म करने के लिए। देखो तो आपको क्या करना होगा, जैमर्स को भी यूज़ करना होगा और इंडिया को काम करना होगा इसके लिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। देखो एक तुम्हारा क्या कि रेंडेजो सैटेलाइट, अब ये भी प्रॉब्लम है। RPO जो तुम्हारा होता है, रेंडेजो एंड प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन, ये सैटेलाइट भी उतना ही खतरनाक है। देखो तो वाइल देयर आर लेजिटिमेट, RPO का लेजिटिमेट यूज़ हो सकता है, बट इसका गलत भी यूज़ किया जा सकता है। तो देख रहे हो हम लोग 4 एक बलून भी पर है, एक नीचे वाला भी पर है, एक चीप कमर्शियल ड्रोन्स का भी पर है, और इस तरह का सैटेलाइट भी, RPO सैटेलाइट भी, ये सब भी सब खतरनाक है। तो इंडिया शुड कंसंट्रेट, इंडिया को कंसंट्रेट करना चाहिए कौन सा चीज़ दूसरे कंट्री का आ रहा है तुम्हारा जासूसी करने के लिए, एस्पिरेंस मतलब क्या, जासूसी करने के लिए। और हमारा भी बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स के तरह ही स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पे काम हो। बात समझ गए। देखो अब यूनाइटेड स्टेट्स कर लिया है, बलून खत्म कर लिया, बट हमने कहाँ किया है। देखो तो इसलिए बोला कि हमें RPO के साथ भी डील करना चाहिए, हमें सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए अपना, उसके लिए जो लाइक माइंडेड कंट्री है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, उसके साथ काम करना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काम करना चाहिए हमको। समझ गए ना। द टास्क अहेड, यानी कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि एस्पिरेंस को बचाना होगा हमें। जैसे नेवी देखो अभी 6 संधायक क्लास सर्वे शिप को वो ऑपरेट कर रहा है हमारा भारत। तो शिप कैन डिप्लॉय, यानी कि ये शिप को भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि इस तरह का जो चाइनीज़ लोग कर रहा है, अंडर वाटर जो चीज़ कर रहा है वो ना हो। समझ गए। तो यानी कि इशू बहुत बड़ा इशू है स्टूडेंट, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने पकड़ा है, तो इसलिए बाकी सब कंट्री भी अलर्ट हो जाएंगे और अपना जो सिचुएशनल अवेयरनेस है उसको बढ़ाएंगे, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस को। और सिचुएशनल अवेयरनेस तो ठीक है, अंडर वाटर भी उतना ही बढ़ाने की आवश्यकता है। समझ गए ना। आगे देखो ये वाला देखो, टर्की देखो, आखिर टर्की में क्यों आया इतना बड़ा, आखिर क्या रीजन है इतना बड़ा अर्थक्वेक आने का, क्या हिस्ट्री रहा है इसका। तो टर्की देखो, टर्की का रीजन है कि टर्की तुम्हारा नॉर्थ अंटोलियन एंड ईस्ट अंटोलियन फॉल्ट लाइन के बीच में आता है। देखो यही सवाल था ना उस दिन मेरा क्विज में। टर्की, इस्तांबुल ऐसा जगह है जो कि 2 कंटिनेंट के ऊपर बसा हुआ है, 2 कंट्री के ऊपर बसा हुआ है। ये सवाल था मेरा उस दिन क्विज में। देखो तो अभी भी ये थोड़ा सा लिंक किए थे अभी का टर्की से। तुम लोग पढ़ता कहाँ है टर्की के बारे में, टर्की में इतना कुछ हो गया। अब यहाँ पे देखो फिगर देख लो, पहले स्टूडेंट फिगर देखो, नीचे वाला फिगर देखो। हाँ ये दिख रहा है तुमको, ये देखो यहाँ पे ना तुमको गाजियनटेप मिलेगा, गाजियनटेप मिला जो कि सीरिया से जुड़ा हुआ है। देखो 2 फॉल्ट लाइन होते हैं, एक ऊपर जो तुम्हारा बल्गेरिया वाला रीजन दिख रहा है तुम लोग को, ये वाला बल्गेरिया रीजन दिख रहा है तुम लोग को, वहाँ पे देखो जरा, बल्गेरिया जो तुम्हारा है बल्गेरिया वाला, और टर्की एक फॉल्ट लाइन वहाँ पे है, ठीक है। एक आगे देखो बाबू, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला, ठीक है।
उसको कभी नहीं दिखेगा बल्गेरिया। देखो अच्छे से, वहाँ पे एक फॉल्ट लाइन है, दूसरा फॉल्ट लाइन यहाँ पे है, गाजियनटेप पे है। तो दो फॉल्ट लाइन है, एक जो पहले वाला जो बल्गेरिया के पास फॉल्ट लाइन था वहाँ पे पहले वाला भूकंप आया था, और अभी का जो भूकंप आया है वो तुम्हारा ये गाजियनटेप का जो फॉल्ट लाइन है वहाँ पे आया है। क्योंकि सीरिया भी तबाह हुआ है ना, तो सीरिया तबाह होगा तो बिल्कुल इस फॉल्ट लाइन पे हुआ होगा, नीचे वाला गाजियनटेप पे। समझ गए ना? तो आप चलो पढ़ते हैं ऊपर का कि मैसिव अर्थक्वेक डिवास्टेट हुआ है, इसके वजह से पूरा टर्की और सीरिया हिला है। देखो 7.8 मैग्नीट्यूड रिचर स्केल में पूरा बर्बाद कर दिया टर्की और सीरिया को। इसका असर दूसरे कंट्री में है, साइप्रस में है, लेबनान में है, इजराइल में है, इजिप्ट में, वहाँ तक असर पड़ा है। इसका जो एपिक सेंटर है, जो फिगर दिखाएं हैं अभी तुम लोग को, इसका वही गाजियनटेप ही है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा टर्की का नीचे वाला हिस्सा में है, समझे? और जहाँ पे 2 मिलियन पीपल रहते हैं, लगभग 2 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 20 लाख लोग रहते हैं, आबादी रहते हैं। और यहाँ पे सीरियन रिफ्यूजी सब भी रहते हैं जो भाग के आए थे, क्योंकि सिविल वार चला था, जानते हो ना, स्प्रिंग हुआ था तुम्हारा, अरब स्प्रिंग हुआ था 2011 में, पूरा बर्बाद हो गया सीरिया। तो सीरिया में जो लोग भाग के जो वहाँ पे बैठा था, शरण लिया था, सब गया। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक है अभी तक का, 100 साल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक है टर्की का। बात समझे? आगे देखो वही फिगर दिखाया गया है तुम लोग को। देखो टर्की कैसे वो कंटिनेंट में जा रहा है, देख रहे हो ना? इस्तांबुल देखो, दूसरा मैप देखो ठीक से, देख रहा है ऊपर वाला स्ट्रक्चर है कि नहीं है? ये देखो, ये वाला पोर्शन ऊपर है ना। अब देखो ये वाला, मोर अबाउट द अर्थक्वेक एंड इट्स आफ्टरमाथ। देखो अर्थक्वेक फोकस वाज 8 किलोमीटर डीप, ठीक है? इसका फोकस कहाँ था तुम्हारा? फोकस जहाँ से होता है, एपिक सेंटर मतलब जहाँ पे लिथोस्फीयर में हिट करता है, नीचे का मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ, तो फोकस क्या है? 18 किलोमीटर नीचे है। एपिक सेंटर देखो गाजियनटेप का 33 किलोमीटर दूर था, यानी कि एपिक सेंटर पर गया वो जहाँ पे अर्थ को हिट किया है। और यहाँ पे देखो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो थे तुम्हारा बिटल कंक्रीट थे, यानी कि तुरंत टूट जाएगा। बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा और अच्छा बिल्डिंग नहीं हुआ तो एक ही बार में ध्वंस हो जाएगा सब चीज़। जैसे नेपाल का हुआ था, याद करो 2015 का, पूरा बर्बाद हो गया, काठमांडू पूरा बर्बाद हो गया था। तो सीरियन ऑफिशियल कहते हैं दिस वाज द हिस्टोरिकली द बिगेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड। अभी तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक है तुम्हारा ये टर्की का, समझे? सच वाज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक दैट रन अवे। देखो इतना ज़्यादा था तुम्हारा कि हेस्टे एयरपोर्ट पूरी तरह का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, एयरपोर्ट पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, ठीक है ना? अब देखो ये इतना पुराना, वो बोल रहा है कि जो बहुत पुराना 2200 ईयर्स पुराना जो स्टोन कैसल था, ठीक है, वो भी पूरा डैमेज हो गया, यानी कि जो रियल आकृति था वो सब बर्बाद हो गया। देखो यहाँ टर्की प्रोननेस इज ड्यू टू, आखिर क्यों, आखिर टर्की ही क्यों इम्पैक्ट हुआ? इसके लोकेशंस के वजह से। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 2 फॉल्ट लाइन है, एक ऊपर वाला फॉल्ट लाइन, एक नीचे वाला फॉल्ट लाइन, जहाँ गाजियनटेप था। 2 फॉल्ट लाइन है। फॉल्ट लाइन का मतलब क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स का मिलना, टेक्टोनिक प्लेट्स का मिलना और बिछड़ना। मिलना और बिछड़ने का मतलब क्या होता है? जैसे देखो हमारा ये जो कंटिनेंट है, यूरोशियन कंटिनेंट है और इंडियन कंटिनेंट टकराया ना, तो ये प्लेट ही तो हुआ जी। प्लेट होगा तो यहाँ पे, इसलिए तो हिमालयस क्या है तुम्हारा सिस्मिक प्रोन एरिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है। बात समझे? देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है स्टूडेंट कि टर्की प्रिपेयरनेस टू अर्थक्वेक कम्स फ्रॉम द टेक्टोनिक लोकेशन। ये प्रोननेस क्यों है? आखिर क्यों आता है अर्थक्वेक ज़्यादा टर्की में? इसका रीजन है टेक्टोनिक लोकेशंस। क्योंकि जानते हो कि अर्थ का आउटरमोस्ट जो लेयर है वो 15 तुम्हारा टेक्टोनिक प्लेट से बना है, 15 टेक्टोनिक प्लेट्स से। और टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब होता है ओशन का भी प्लेट टेक्टोनिक प्लेट ही है, जो एक दूसरे से मिलता है। जैसे देखो ये वाला, ये ओशन का टेक्टोनिक प्लेट है और ये तुम्हारा कंटिनेंट का, दोनों मिलकर यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट बना कि नहीं बना? तो फिर समझे ना? द बाउंड्रीज बिटवीन दिस प्लेट्स, जो बाउंड्री 2 प्लेट के बीच में जो बाउंड्री होता है उसको फॉल्ट लाइन कहते हैं, क्योंकि दोनों के बीच गैप होता है। फॉल्ट मतलब गैप होता है। इसी गैप से तुम्हारा क्या होता है कि प्रेशर रिलीज होता है, समझे? प्रेशर रिलीज होता है, भूकंप आ जाता है, वहाँ पे फोकस बनता है वो सब एरिया। तो एनी सडन मूवमेंट यदि फॉल्ट में हो तो अर्थक्वेक आना स्वाभाविक है। और टर्की देखो मैंने कहा है कि एंटोलियन टेक्टोनिक प्लेट जो कि ऊपर वाला यूरोशियन और अफ्रीकन प्लेट्स के बीच में है, और नॉर्दर्न साइड में देखो तुम्हारा माइनर अरबियन प्लेट भी है। तो बहुत सारा अलग अलग प्लेट है वहाँ पे, अलग अलग प्लेट है तो अलग अलग फॉल्ट लाइन होगा, अलग अलग फॉल्ट लाइन होगा। कोई भी तरह का मूवमेंट हुआ अर्थ का तो एक ही बार अर्थक्वेक आएगा, वही हुआ है यहाँ पे। तो थोड़ा नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट के बारे में देखो। ऑन फॉल्ट लाइन, जो नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट लाइन, द मीटिंग पॉइंट ऑफ यूरोशियन एंड एंटोलियन टेक्टोनिक, यानी कि जो तुम्हारा ये ऊपर वाला जो हिस्सा जो दिखाए थे तुम लोग को बल्गेरिया वाला, ये ऊपर वाला है नॉर्थ एंटोलियन। यहाँ पे क्या है तुम्हारा यूरोशियन प्लेट, यूरोप, ठीक है ना? और एंटोलियन टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? मीट करते हैं दोनों का। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये पहले भी कुछ हुआ था यहाँ पे कि नॉर्थ एंटोलियन फ्लड इज वन ऑफ द बेस्ट अंडरस्टूड फॉल्ट सिस्टम, यानी कि दुनिया का यदि फॉल्ट सिस्टम तुमको समझना है तो सबसे बढ़िया तुम ये समझ सकते हो, जो कि तुम्हारा इस्तांबुल के आसपास के रीजन में है। और यहाँ पे पहले भी अर्थक्वेक हो चुका है। देखो 1999 में, ठीक है, 7.4 और 7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था ऊपर वाला एरिया में, जो बल्गेरिया वाला रीजन है। और यहाँ पर लोग 18,000 लोग मरे थे और अभी तक 25,000 लोग मर चुके हैं।
बात समझे, 25,000 लोग मर चुके हैं। अब नीचे वाला देखो, ईस्ट एंटोलियन लाइन, जहाँ पे इस बार हुआ है हादसा। ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट लाइन क्या है कि ये भी टेक्टोनिक बाउंड्री है तुम्हारा एंटोलियन प्लेट और तुम्हारा अरेबियन प्लेट का, जो कि बहुत तेजी से मूव कर रहा है अरेबियन प्लेट। अब ये 650 किलोमीटर का है तुम्हारा, ईस्टर्न टर्की से स्टार्ट होता है, ये तुम्हारा मेडिटेरियन तक जाता है और यहीं पे हुआ है इस बार जो हुआ है, ये तुम्हारा यहीं पे ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट पे हुआ है ये सब चीज़। देखो एजियन सी प्लेट होता है यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, और जो कि बहुत सेस्मिक एक्टिविटी प्रोन है ये एरिया। तो वन एस्टीमेट के हिसाब से बताया जा रहा है कि 95% जो कंट्री का लैंड मास है वो अर्थक्वेक प्रोन है। देख रहा है टर्की का जो 95% जो लैंड है वो अर्थ प्रोन है, समझो बात को, ठीक है। इसलिए अबाउट द थर्ड ऑफ द कंट्री इज एट हाई, हमेशा तुम्हारा जो 33% तुम्हारा लैंड मास होगा वो हमेशा क्या रिस्क पे रहेगा, और उसमें तुम्हारा ये जो मेजर सिटीज़ है, इस्तांबुल हो गया, इजमिर हो गया, वो हमेशा प्रोन पे रहेगा। और यही हुआ है 1999 में, तो इस्तांबुल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, और इस बार नीचे वाला जो गंजन टेप है वहाँ पे हुआ है, और इसका असर तुम्हारा सीरिया पे भी दिखा, क्योंकि सीरिया वाला एरिया पे ही हुआ है, और सिप्रस पे भी, मेडिटेरियन सी पे भी असर पड़ा है, दूर दूर तक असर पड़ा है। और ये संख्या जो डेथ का संख्या वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है स्टूडेंट, समझ गए, दैट्स इट।